मैंने उन्हें आगे बताया कि मैं जानती थी कि जो बात मैं कह रही थी वो कड़वी थी, लेकिन सच यही था कि सब कुछ बाहर से ठीक दिखता था और भीतर सिर्फ दिखावा था। जिम्मेदारी निभाने का नाटक तो हो रहा था, पर ईमानदारी कहीं नहीं थी। मैं रोज़ पूरा घर संभालती थी, सबकी एक एक चीज़ का ध्यान रखती थी, फिर भी माँ जी की नज़रों में मेरी कोई कद्र नहीं थी। और जब भी मैं अतुल को माँ जी के बारे में बताती तो उन्हें मेरी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता था। दिन बीतते गए, लेकिन माँ जी के बर्ताव में सुई की नोक के बराबर भी सुधार नहीं आया। दिन भर टीवी में नाटक देखना ही उनका काम था, जबकि बैठे बैठे भी इंसान बहुत कुछ कर सकता है। पर माँ जी न तो खुद कुछ करती थी और ना अतुल को कुछ करने देती थी। उल्टा मुझे 36 काम अलग बता देती थी। अंकिता ने मुझसे कहा, तो मम्मी आप एक मेड रख लेते। मैंने कहा, सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि वो मेड भी नहीं रखने देती थी। उनका मानना था कि मैं घर में मौजूद हूँ, फिर मेड की क्या ज़रूरत। और हकीकत भी यही थी कि मैं बहू नहीं बल्कि एक नौकर थी। पूरा दिन विशाल टीवी की आवाज़ में खोया रहता था। मैंने माँ जी के इस व्यवहार को लेकर अतुल से कई बार बात की, लेकिन उन्हें लगा कि इस उम्र में माँ जी से कुछ कहना गलत है। उन्हें लगता था कि माँ जी मेरी मदद कर रही है और मैं बेवजह शिकायत कर रही हूँ। साथ ही वो बार बार मुझे कहने लगे कि तुम काम को धीरे धीरे कर लिया करो। मेरी बातें सुनकर अंकिता कहने लगी, हमारा समाज कैसा है ना, एक औरत को कैसे दायरों में बांध लेता है। आखिर क्यों घर गृहस्थी के मामले में सिर्फ औरतों से ही उम्मीद की जाती है? क्या आदमी का काम सिर्फ पैसा कमाना है? उसकी बात सुनकर मैंने कहा, अंकिता, आज भी हमारे समाज में ज़्यादातर लोगों की ऐसी मानसिकता है कि बच्चे को पालने में उसे सही रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी एक माँ की ही होती है। बच्चा अच्छा इंसान बनेगा या बुरा, इन सब बातों के लिए माँ ही रिस्पॉन्सिबल ठहराई जाती है। वो बिगड़ जाए तो माँ जिम्मेदार, और अगर बच्चा सुधर जाए तो माँ को छोड़कर सबको क्रेडिट दिया जाता है। अंकिता ने पूछा कि मम्मी, आखिर दादी कब तक ऐसे ही आपसे लड़ती रही? मैंने कहा, बहुत दिनों तक। हर दिन यूं ही लड़ाई झगड़े बहसबाजी में बीतते गए। उस दिन भी हाल कुछ अलग नहीं था। जैसे ही माँ जी को पता चला कि मुझे बुखार है और घर का थोड़ा बहुत काम उन्हें देखना पड़ेगा, उनका मूड एकदम बदल गया। मेरी तबीयत की चिंता करने के बजाय उन्हें ज़्यादा खलने लगा कि उनकी रोज़मर्रा की दिनचर्या में खलल पड़ गया है। चेहरे पर साफ झुंझुलाहट थी, बोलने का लहजा और ज़्यादा सख्त हो गया और हर काम उन्हें बोझ जैसा लगने लगा था। उनको और विशाल उसको संभालने की बात सुनकर तो वो और ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई। मानो एक दिन के लिए ही सही यह जिम्मेदारी उन पर ज़बरदस्ती डाली गई हो, मानो विशाल किसी और का बच्चा हो। मुझे बुखार में भी यही महसूस होता रहा कि मेरी कमज़ोरी से ज़्यादा उन्हें इस बात का गुस्सा है कि अब उन्हें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। और फिर मेरे ठीक होने के कुछ दिन बाद से ही माँ जी भी बीमार रहने लगी। कभी घुटनों में दर्द, कभी कमर में खिंचाव, तो कभी अचानक से चक्कर। माँ जी ज़्यादातर समय बिस्तर में ही रहती थी। अगम हंसने लगा कि परदादी काम से बचने के लिए कितनी चालाकियां करती थी दादी। अंकिता ने उसे चुप रहने का इशारा किया और वो वापस मेरी बातों को सुनने लगी। मैंने उन्हें आगे बताया कि जो काम कभी उनकी पकड़ में रहते थे, अब वो भी उनसे छूटने लगे थे और बिना किसी घोषणा के, बिना किसी चर्चा के सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। ऐसा नहीं था कि किसी ने मुझसे पूछा हो या फिर कहा हो, बस मान लिया था कि मैं कर लूँगी। मुझ पर जिम्मेदारियाँ 4 गुना बढ़ गई थी, पर इन सब जिम्मेदारियों के बीच विशाल पर ध्यान देना बहुत मुश्किल होने लगा था। मैं विशाल को कभी टीवी दिखाने लगती तो कभी उसके सामने खूब सारे खिलौने रख देती। मुझे लगता था कि वो शांत रहेगा और मैं थोड़ी देर के लिए ही सही अपना सारा काम निपटा लूँगी।
लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मैं उसे समय नहीं दे पा रही हूँ। मैं उसके पास तो होती थी, पर उसके साथ नहीं। वो मेरी तरफ कई बार देखता था। उसकी आंखें बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं बस भागती रहती थी। उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा डर इसी बात का लगा कि कहीं मेरी थकान, मेरी मजबूरी या फिर मेरी जिम्मेदारियाँ मेरे बच्चे से उसका बचपन ना छीन ले। मैं पूरा दिन विशाल के आसपास रहती थी, फिर भी उससे न जाने क्यों दूर रहती थी। मैं कभी रसोई में, कभी माँ जी के पास, कभी किसी और काम में, बस मैं ऐसे ही उलझी रहती थी। वो मुझे देखता रहता, मेरी तरफ हाथ बढ़ाता और मैं हर बार उसे टाल देती। ये एहसास मेरे अंदर धीरे धीरे जहर की तरह फैलने लगा। मुझे लगने लगा कि मैं अपने ही बच्चे से उसका हक छीन रही हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास जिम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं और मुझे वो निभानी है। माँ होकर भी मैं उसे वो सब नहीं दे पा रही थी जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरा समय, मेरा ध्यान, मेरा साथ, ये एहसास मेरे अंदर बहुत गहराई तक उतर गए और मुझे अंदर से धीरे धीरे तोड़ने लगे। विशाल थोड़ा बड़ा हो रहा था, उसकी ज़रूरतें भी बढ़ रही थी। कई बार रात रात भर जागना, दिन में उसके साथ भागना, कई बार उसके रोने को समझना, तो कई बार उसकी चुप्पी को, सब मैं अकेले ही कर रही थी। अतुल ऑफिस से बहुत ज़्यादा लेट और थके हुए आते थे। घर को चलाने की पूरी डोर मेरे हाथ में थी। मैं सबको संभाल रही, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा था कि मुझे कौन संभाल रहा है। दिन ऐसे ही बीतने लगे जैसे सांसें उधार की हों। सुबह उठते ही थकान महसूस होती, जैसे पूरी रात ना सोई हूँ। मैं धीरे धीरे चीज़ें भूलने लगी थी। दिमाग में सैकड़ों काम एक साथ चलने लगे थे, जिसकी वजह से मैं चिड़चिड़ी होने लगी थी और ये चिड़चिड़ाहट कई बार विशाल पर निकलती थी। फिर बाद में एहसास होता था कि मैंने ये क्या कर दिया। मेरा सिर भारी रहने लगा था, आंखों के आगे अक्सर धुंध सी छा जाती थी, दिल घबराने लगता था मेरा, लेकिन फिर भी मैं खुद को समझा लेती थी, थोड़ा सा तो चलता है, सब औरतें सहती हैं तो तू भी सह लेगी। बात ये नहीं थी कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से या फिर माँ जी की सेवा से भाग रही थी। बात सिर्फ इतनी थी कि वो सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर थी, और एक नहीं कई सारी। मैंने अपनी तकलीफ को कभी नाम नहीं दिया, न उसे बीमारी कहा, न कभी थकान कहा, क्योंकि अगर मैंने मान लिया कि मैं बीमार हूँ तो ये घर कौन चलाएगा। ये डर मेरे अंदर बैठ गया था कि अगर मैं रुकी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा। इसीलिए मैं चुपचाप चलती रही और टूटती रही, और हाँ, खुद से लड़ती रही। लेकिन एक दिन मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर सच को सामने देखा। मुझे साफ दिखने लगा कि इस लगातार काम और थकान की वजह से विशाल मुझसे धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। मैं उसके पास होते हुए भी उसके पास नहीं थी, और यही बात मुझे अंदर से खाए जा रही थी।